नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं पिंटू कुमार आपके इस अपने YouTube चैनल आपके सपनों के चैनल SRD स्टडी सेंटर पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम आपके लिए सोशल साइंस का सब्जेक्ट आगामी बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए लेकर आ रहे हैं इस चैनल पर, और जो मेरा बैच है वो है अंतिम प्रहार के नाम से। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल जो है मॉडल पेपर जो जारी कर दिया है, और इसी कड़ी में सोशल साइंस का भी मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए इस मॉडल पेपर को हम आज इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे। हम और आप मिलकर एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि सोशल साइंस में बिहार बोर्ड का इरादा इस बार क्या है, इस बार वो किस तरह के सवालों को पूछने वाले हैं। और इसी प्रकार जो हम लोग इस वीडियो में 80 क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो इससे पूरा अंदाजा लग जाएगा कि इसी प्रकार के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में सोशल साइंस में इस बार वो पूछने वाले हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे 80 नंबर्स का जो हमारा सोशल साइंस का एग्जाम होता है, जिसमें 80 क्वेश्चंस में 40 का आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जवाब देना रहता है, और उसके बाद 40 क्वेश्चंस का जवाब आपको सब्जेक्टिव के तौर पर देना रहता है। तो हम लोग इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड ने जारी किए हैं मॉडल पेपर सोशल साइंस में, उसको कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन की तरफ कि बिहार बोर्ड ने क्या कहा है। 2 घंटे 45 मिनट आपके स्क्रीन पे समय सारणी आप लोग देख सकते हैं। तो बिहार बोर्ड के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सोशल साइंस का। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड की तरफ से दिया गया है वो आपकी स्क्रीन पे कुछ सेकेंड्स में आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल साइंस मॉडल पेपर का बिहार बोर्ड का पहला क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से शामिल करते हैं इन सभी को, निर्माण कार्य को, बिजली उत्पादन और विनिर्माण, इन तीनों को शामिल करते हैं द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि में। इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग आज कवर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर आप लोग बने रहेंगे, इससे काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को होने वाला है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। तो प्राथमिक क्षेत्र पर ही भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने जीवन यापन अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ब्रूंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ब्रूंडलैंड आयोग का संबंध है ऑप्शन नंबर डी सतत विकास से। ब्रूंडलैंड आयोग का संबंध किससे है, सतत विकास से। बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है वो उसको देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो को, क्वेश्चंस को ध्यान से मेरे साथ देखेंगे और पढ़ेंगे। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। किस संस्था का गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय संख्या में व्यय क्षमता में माफ करेंगे व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। तो इसके लिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, नगरीय जनता। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, छठे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। इन तीनों ऑप्शन में से कृषि आधारित उद्योग है वो ऑप्शन डी राइट आंसर इनमें सभी है। सूती वस्त्र ये भी कृषि पर आधारित है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ये भी कृषि पर आधारित है, और चीनी उद्योग भी कृषि पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 है, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं इन सभी को। ऑप्शन नंबर डी है विनियोग। इसका ए और बी दोनों होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ध्यान रखेंगे ए और बी, उपभोग व्यय और विनियोग व्यय। उपभोग व्यय और विनियोग व्यय इन दोनों को प्रोफेसर केन्स के अनुसार किस चीज में शामिल करते हैं, राष्ट्रीय आय में। 8वां क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है।
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो है ऑप्शन सी, कच्चे माल की कीमत। कच्चे माल की कीमत को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? इन चारों बैंक जो आपके ऑप्शन में है, इनमें से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। बढ़ते हैं आगे। कराई की सहकारिता, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को 1919 में प्राप्त हुआ। सन 1919 में राज्य सरकारों को सहकारिता के क्या है दायित्व का जो है सहकारिता के संचालन के दायित्व राज्य सरकारों को प्राप्त हुआ है 1919 में। 11 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? किसने गरीबी के कुचक्र की धारणा दी थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रैगनर नर्क्स। रैगनर नर्क्स ने गरीबी के कुचक्र की धारणा दी थी। आगे बढ़ते हैं। है क्वेश्चन 12 नंबर, इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पूंजी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड दिया हुआ है अपने मॉडल पेपर में सोशल साइंस में, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था साल 1995 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपके लिए, भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था साल 1995 में। 15 नंबर है, राष्ट्रीय फोरम के आदेश के अनुसार आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं? राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में जो है वो अपना अपील कर सकते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, शायद आप लोग एक बार करेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी 30 दिन होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 दिन के अंदर वो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है मेजनी से संबंधित। मेजनी का संबंध किस दल से था? मेजनी का संबंध किस दल से था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मेजनी का संबंध इन तीनों दल से था। जो आपके ऑप्शन ए में कार्बोनरी है, यंग यूरोप है और यंग इटली है। तीनों का संबंध किससे था? मेजनी से था। आप लोग ध्यान रखेंगे तीनों दल का। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कार्ल स्वाद आदेश किसने जारी किया? कार्ल स्वाद आदेश किसने जारी किया था? तो थे मेटरनिक। मेटरनिक जारी करता है क्या? कार्ल स्वाद आदेश। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? साम्यवादी शासन पहली बार रूस में अपनाया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे, साम्यवादी शासन पहली बार रूस में अपनाया गया था। नंबर 19 पे हम लोग इसी के साथ पहुंच चुके हैं। करेंगे रूस की मार्च क्रांति के बाद वहां किसके नेतृत्व में सरकार बनी? जब रूस में मार्च क्रांति हुआ उसके बाद किसके नेतृत्व में रूस में नई सरकार बनी थी? तो थे ऑप्शन नंबर बी, केरेंस्की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरेंस्की। 20 नंबर क्वेश्चन है, चेका कैसा संगठन था? चेका, चेका नाम का एक संगठन था। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह कैसा, किस प्रकार का संगठन था? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, गुप्त पुलिस संगठन। गुप्त पुलिस संगठन था चेका। बढ़ते हैं आगे। नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? आपकी स्क्रीन पे नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? सेंट साइमन थे, चार्ल्स फॉरियर थे, रॉबर्ट ओवेन थे या लुई ब्ला थे? आप लोग के स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंट साइमन। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन थे? सेंट साइमन थे। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, माओ दाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था?
बाओदाई की सरकार को किसका समर्थन प्राप्त था? फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस का समर्थन जो है वो प्राप्त था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे आप लोग। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सेंट साइमन। सेंट साइमन था प्रथम यूटोपियन समाजवादी। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो फ्रांस। फ्रांस का समर्थन प्राप्त था किसको? बाओदाई की सरकार को। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी स्क्रीन पे। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? पूछा जा रहा है कि उसका सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो चीन नहीं था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, चीन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्राप्त किया गया था? लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? साल 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, साल भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी पूछ लेता है। और किस राजस्व का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? तो वो था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, साल था 1929। आगे बढ़ते हैं। तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश की थी किसने? चंपारण एग्रोरियन समिति ने। चंपारण एग्रेरियन समिति ने तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की जो है वो सिफारिश की थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया? जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ उसकी जांच के लिए कौन से समिति को नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हंटर समिति था वो। बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपके स्क्रीन पे देखेंगे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी। आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन को हम लोग अभी तक एनालाइज कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? मानवेंद्र नाथ राय ने। सवाल है आपसे 1920 में कहाँ किए थे वो? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ताशकंद। ताशकंद में 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 29 नंबर क्वेश्चन है, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग पूछा जा रहा है तो वो हुआ था फ्रांसीसी क्रांति में। ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। आप लोग वीडियो को पूरी फोकस के साथ वीडियो में बने रहे, कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चंस को और आंसर्स को देखते रहे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बिहार बोर्ड ने जो है रिलीज किए हैं अपने मॉडल पेपर के जरिए। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार ऑप्शंस आपके सामने है। चार्टिस्ट आंदोलन हुआ कहाँ था? तो इटली में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए, इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन आप लोग ध्यान रखेंगे, इटली में नहीं, एक यूरोपियन कंट्री इंग्लैंड में ही हुआ था। 30 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि, पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एड्रियानोपुल की संधि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एड्रियानोपुल की संधि किसके साथ की गई थी? पराजित तुर्की के साथ। 32 नंबर है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। बत्तीसवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। बढ़ते हैं आगे।
नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1962। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर है। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन होता है 1962 1962 में। 34 नंबर है, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किया था किसने? सिकंदर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। नंबर 35 ऑन योर स्क्रीन। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को हम लोग विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा तो आंसर देना है वाशिंगटन डीसी। आप लोग ध्यान देंगे, पूछ सकता है आपसे। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर अमेरिका में वाशिंगटन डीसी विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ? मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे है। ये सवाल है, मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये किसने अनिवार्य किया था? ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल जॉन एडम्स। गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने क्या स्थापित किया था? मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना इन्होंने अनिवार्य किया था। बढ़ते हैं आगे 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? मोतीलाल नेहरू ने कौन से समाचार पत्र का संपादन किया था? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू जी ने। 39वां है, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से वो प्रभावित हो गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, फ्रांसीसी क्रांति से। किस क्रांति से? फ्रांसीसी क्रांति से। नंबर 40 क्वेश्चन 40वां आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर को। पिछले क्वेश्चन में हम देखे थे कि मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 41 है आपके स्क्रीन पे। सवाल नंबर 41 है, अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है सवाल। अन्नामलाई बाघ अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होता है? निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म पूछा जा रहा है? तो कोयला में। ऑप्शन नंबर सी कोयला में जीवाश्म होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रेफाइट, लोहा और अभ्रक में नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तांबा खनन से जो कोलार है, कोलार ये संबंधित है किस चीज से? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खेतरी। कोलार तो सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने की खनन के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के लिए आप लोग याद रखेंगे खेतरी, तांबे के लिए खेतरी याद रखेंगे। हमको कोलार याद था, आप लोग याद रखेंगे खेतरी तांबे के लिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 44 है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाया जाता है सोन घाटी, दामोदर घाटी और गोदावरी, तीनों नदी घाटी क्षेत्र में, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 44 क्वेश्चंस को हम लोग तो कवर कर चुके हैं। नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल है? तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, रबर, गन्ना और मूंगफली, ये तीनों नकदी फसल के उदाहरण है। 46 नंबर है, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। भारत में पहली चीनी मिल ब्रिटिशर्स के द्वारा ही शुरू की गई थी।
भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी? ब्रिटिशर्स के द्वारा ही। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनमें सभी स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग, ये तीनों आकस्मिक प्रबंधन का घटक हैं। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय निर्मित है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नाम से भी सरदार सरोवर परियोजना भी नर्मदा नदी पर स्थित है। आप लोग ध्यान रखेंगे। काफी अच्छा सवाल आप इस बिहार बोर्ड को जो ऑफिशियल ये मॉडल पेपर है इसमें दिया गया है सोशल साइंस का, काफी हेल्पफुल है। बढ़ते हैं 49वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए सवाल देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? इन चारों में से कौन मानव जनित आपदा है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक दंगे जो है वो मानव जनित आपदा है। बाकी आप देखेंगे भूस्खलन, बाढ़ और सुनामी, ये तीनों प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। ये तीनों नेचुरल डिजास्टर है, प्रकृतिक इसके लिए जिम्मेदार है। और जो सांप्रदायिक दंगे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मानव जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे भूकंप काफी ज्यादा आता है वहां पे भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है वस्तुतः इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 50 में तो आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भवनों की आकृति भूकंप संभावित क्षेत्रों में होनी चाहिए कैसी? आप लोग देखेंगे आयताकार। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग आगे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। हम लोग 50 क्वेश्चन को बढ़िया से एनालाइज कर चुके हैं सक्सेसफुली। 51वां क्वेश्चन है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना किस साल हुई थी? तो साल था 1854। भारतीय डाक विभाग की स्थापना होती है कब? 1854 में। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई है? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ग्रैंड ट्रंक रोड दुनिया की सबसे लंबी रोडों में से एक, उसकी लंबाई भारत में पूछा जा रहा है तो उसकी लंबाई है भारत में 2500 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है, भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? जो बिजली उत्पादन भारत में हो रहा है उसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी तापीय विद्युत की है। तापीय विद्युत की सर्वाधिक जो है वो हिस्सेदारी है। परमाणु विद्युत, वायु विद्युत और जल विद्युत की नहीं है। तापीय विद्युत की सर्वाधिक है भारत में। आगे बढ़ते हैं। पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? पुराने जलोढ़ को, जलोढ़ एक प्रकार की मिट्टी है तो उसको किस और नाम से हम लोग जानते हैं? तो उसको बांगर नाम से जानते हैं। पुराने जलोढ़ को बांगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 56 55वें क्वेश्चन को कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नंबर 56 पे। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में तांबा को गलाने का पहला कारखाना स्थापित हुआ था घाटशिला में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना घाटशिला में स्थापित हुआ था। 57 क्वेश्चन नंबर है, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काजू की खेती करने के लिए किस मिट्टी को उपयुक्त माना गया है? तो लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। काजू की खेती करने के लिए कौन सा मिट्टी को उपयुक्त माना गया है? तो है लैटेराइट मिट्टी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे है, प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी झारखंड में है ये। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ है? झारखंड। आगे बढ़ते हैं। नंबर 59 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? जो भद्रावती इस्पात कारखाना है उसमें लौह अयस्क प्राप्त होता है कहाँ से? ध्यान देंगे, बाबा बुदन की पहाड़ियों से। कहाँ से प्राप्त होता है? बाबा बुदन की
पहाड़ियों से भद्रावती इस्पात जो कारखाना है उसमें लौह अयस्क प्राप्त करने की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। वनों की कटाई, तीव्र वर्षा और खनन गतिविधियां, ये तीनों जिम्मेदार है भूक्षरण का। भूक्षरण के लिए, मिट्टी का जो क्षरण होता है उसके लिए तीव्र वर्षा, खनन गतिविधियां और वनों की कटाई तीनों जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर का सोशल साइंस का क्वेश्चंस आपको चल रहा है इस वीडियो में, जहां पे हम लोग 60 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? भारत के किस राज्य में मोनाजाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो राज्य है केरल। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट जो है वह सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो है केरल में। हम लोग बढ़ेंगे और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे या हो सकता है कि मोनाजाइट क्या है। तो मोनाजाइट एक लाल भूरा फॉस्फेट खनिज है। एक लाल भूरा फॉस्फेट खनिज का नाम है मोनाजाइट, जो कि पाया जाता है आपको भारत के किस राज्य में सर्वाधिक? तो केरल में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। केरल में, हाँ सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति है मैदान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 63 बिहार से क्वेश्चन आया है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। आर्सेनिक जो कि जल में पाया जाता है, ये जल को बेसिकली क्या करता है? गंदा करता है, जिसे हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। उनमें से एक बीमारी कैंसर भी है। जल में आर्सेनिक, बिहार के जल जो है, जो हम जल पी रहे हैं पानी, उसमें आर्सेनिक की मात्रा काफी बढ़ी है। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, काफी अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64 है, कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बेगूसराय में स्थित है कांवर झील। नंबर 65 है, भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर, क्या इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरबन हो जाएगा। भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः सुंदरबन में आपको ज्यादा मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। नंबर 66 आपकी स्क्रीन पे है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लौह अयस्क को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंडियन रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, इसके लिए आपका राइट आंसर गोरखपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी हाजीपुर जो है वो पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है। ये भी आप लोग ध्यान देंगे, पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर है। ईसीआर जिसको बोलते हैं, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर बिहार में हाजीपुर में है। और आपसे पूछा गया है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, तो ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? रोहतास में। रोहतास जिले में सर्वाधिक सिंचाई किस चीज कैसे होती है? नहरों द्वारा होती है। हमारा क्वेश्चन है, पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? पंचायत समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्षों का होता है। बढ़ते हैं आगे 70वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो 70वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? नगर निकायों का संबंध कौन से संवैधानिक संशोधन से है? 74वें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन है, संविधान का ही है, समवर्ती सूची पर किससे कानून बनाने का अधिकार होता है? समवर्ती सूची पर कौन कानून बना सकता है? तो ऑप्शन डी सी राइट आंसर है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पे है, ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? ग्राम पंचायत में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो इनमें से सभी के लिए, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और महिला, इन तीनों के लिए जो है क्या है, स्थान आरक्षित है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हम लोग लगभग आखिरी में पहुंच चुके हैं।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? इनमें से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी यानी एक केंद्र शासित प्रदेश है। बढ़ते हैं आगे 74वें क्वेश्चन पे। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान होता है प्रमुख। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 75 75वें क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। कारण नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। साल आप लोग याद रखेंगे। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी होती है 2006 में। आगे बढ़ते हैं 75 क्वेश्चन के बाद आखिरी 5 क्वेश्चन है। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? तो है ऑप्शन नंबर डी 50,000। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 50,000 जनसंख्या पर किसका गठन होता है? जिला परिषद का। चलिए नंबर 77 है। नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगर आयुक्त होता है। नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी नगर आयुक्त। 78वां क्वेश्चन है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दल को कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण। आखिरी 2 क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। आखिरी 2 क्वेश्चन मॉडल पेपर का सोशल साइंस में। चलिए सवाल है, बंबई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? तो बंबई राज्य का जो है विभाजन करके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है सोशल साइंस का, उसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 80। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लास्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपको है ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो ये क्वेश्चन नंबर 80 को हम लोग कवर करने के साथ साथ सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। ये सेशन हमारा था, जैसा कि आपको हम शुरू में बताए थे कि बिहार बोर्ड ने जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है उस पर आधारित ये 80 क्वेश्चन थे सोशल साइंस के। तो आपको पता है कि हम और हमारी टीम आपके लिए संकल्प बैच लेकर आए हैं, संकल्प 450 प्लस बैच, जिसमें कमिटेड है कि आप लोगों को टॉपर बनाया जाए किसी भी हाल में। तो आपको भी उतना ही मेहनत करना है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। हमारी वीडियोस को पूरी कॉन्सेंट्रेट और फोकस करके आपको देखना है। तो ये वीडियो आज का है। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे सोशल साइंस के अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। शुक्रिया।